गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रणव। दोस्तों आज 8 जुलाई है, लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हम लोग जो आज के करंट अफेयर्स है उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे और फिर हर एक कैटेगरी में जो भी करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे कैटेगरीज है जिनको हम लोग कवर करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कैटेगरी से। सबसे पहला कैटेगरी हम लोग कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजीज, जैव प्रौद्योगिकी और रोग में क्या है करंट अफेयर्स में। तो इसमें देखिए AMR अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एजेंडा शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, रिसर्च एजेंडा लॉन्च टू बूस्ट AMR रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखिए पॉइंट वाइज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स को कभी पैराग्राफ वाइज नहीं पढ़ते। ठीक है, हम लोग को मेन पॉइंट ध्यान में रखना रहता है। तो ऊपर हेडलाइन रहेगा और नीचे हम लोग पॉइंट्स उसको कवर करेंगे। दोस्तों FAO, UNEP, WHO और WOH ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी AMR पर एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा जारी किया है। तो दोस्तों ये जो एजेंडा है उसका उद्देश्य है वन हेल्थ AMR अनुसंधान का समर्थन करने में देशों, अनुसंधान संस्थानों और वित्त पोषण निकायों का मार्गदर्शन करना। ठीक है, यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में है, जिनको इंग्लिश में पढ़ना रहेगा वो नीचे इंग्लिश में दिए हुए हैं, आप इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्टेट न्यूज यानी राज्य समाचार। देखें इसमें क्या क्या है। दोस्तों PM मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, PM मोदी इनॉग्रेट्स प्रोजेक्ट्स वर्थ 7,600 करोड़ इन रायपुर छत्तीसगढ़। PM मोदी ने 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को समर्पित किया और 3 अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ठीक है, उन्होंने क्या किया गया, उन्होंने इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट, रेलवे लाइन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। PM ने लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड वितरित किए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर है। गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी समारोह में शामिल हुए PM मोदी अटेंड्स गीता प्रेस सेंटेनरी सेलिब्रेशंस इन गोरखपुर। PM मोदी 2 दिन के दौरे पे है यूपी में। उन्होंने गीता प्रेस शताब्दी में भाग लिया और 2 वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई। ठीक है, उन्होंने 200 शिवलिंग वाले चित्रों के साथ विशेष शिव पुराण का अंक लॉन्च किया। उन्होंने वाजिदपुर में 50,000 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी और 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, उन्होंने गोरखपुर, लखनऊ और जोधपुर साबरमती वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, तो ये जो ट्रिप है PM मोदी का यूपी में, उन्होंने कई सारी चीजें की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे पॉइंट्स आप लोग को ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण दिन। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस, भाषा के वैश्विक महत्वपूर्ण का जश्न, वर्ल्ड स्वाहिली लैंग्वेज डे, सेलिब्रेटिंग द लैंग्वेजेस ग्लोबल सिग्निफिकेंस। दोस्तों स्वाहिली 200 मिलियन से अधिक वक्ताओं के साथ एक शीर्ष 10 वैश्विक भाषाएं यानी टॉप 10 ग्लोबल लैंग्वेज में से है ये, जिनके की 200 मिलियन स्पीकर्स है। यह तंजानिया, केनिया, मोजाम्बिक, युगांडा और पूर्वी अफ्रीका में बोला जाता है। ठीक है, यह अफ्रीकी संघ का आधिकारिक भाषा है। ये सारे पॉइंट दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बताओ अफ्रीकी संघ का आधिकारिक भाषा क्या है, तो आपको क्या बताना होगा, स्वाहिली। ठीक है, विश्व कि स्वाहिली भाषा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। स्वाहिली या किस्वाहिली मध्य दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के बंटू लोगों की एक बंटू भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समिट्स, कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग्स। दोस्तों 67वां TAAI सम्मेलन कोलंबो में शुरू हुआ। 67th TAAI कॉन्वेंशन कॉमन्सेस इन कोलंबो। श्रीलंका के राष्ट्रपति और भारत के उच्च नियुक्त ने यात्रा सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में 500 प्रतिभागी और 50 भारतीय मीडिया शामिल है। एजेंडे में भारत के पर्यटन दृष्टिकोण और MICE महत्व को शामिल किया गया है। सम्मेलन भारत श्रीलंका संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारत 2021 में श्रीलंका का शीर्ष पर्यटन स्रोत था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो नए MOUs और एग्रीमेंट्स हुए हैं। दोस्तों ज़ांज़ीबार तांजानिया में IIT मद्रास परिसर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। IIT मद्रास कैंपेन अग्रीमेंट साइंड इन
ज़ांज़ीबार तंजानिया। ठीक है दोस्तों, ज़ांज़ीबार तंजानिया में भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, यानी कि जो पहला आईआईटी कैंपस है जो भारत के बाहर होगा वो कहाँ होगा? ज़ांज़ीबार तंजानिया में। तो इसके लिए एमओयू साइन किया गया। भारत और ज़ांज़ीबार तंजानिया के शिक्षा मंत्रियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एनईपी 2020 भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन इसको एनकरेज करता है? एनईपी 2020 जो भारतीय विश्वविद्यालयों को बाहर स्थापित करने में एनकरेज करता है। आईआईटी मद्रास शैक्षणिक कार्यक्रम और डिग्री प्रदान करेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ज़ांज़ीबार तंजानिया परिसर में वित्त पोषित करेगा, यानी जो एकेडमिक प्रोग्राम से डिग्रीज है वो प्रोवाइड करेगा आईआईटी मद्रास, और जो फंड्स है कैंपस के वो ज़ांज़ीबार तंजानिया प्रोवाइड करेगा। परिसर में तंजानिया अन्य देश और भारत के छात्र होंगे। ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड के छात्र वहां पे पढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है इस कैटेगरी में, भारत और सिंगापुर ने प्रोटोकॉल दस्तावेज के माध्यम से सहयोग बढ़ाया। इंडिया एंड सिंगापुर एक्सटेंडेड कोऑपरेशन थ्रू प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट। दोस्तों, भारत और सिंगापुर ने कार्मिक प्रबंध और लोक प्रशासन पर समझौता ज्ञापन का विस्तार किया। सचिव वी श्रीनिवास और उच्चायुक्त साइमन वांग ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने इंडिया की तरफ से वी श्रीनिवास जो कि सचिव रहे और सिंगापुर से उच्चायुक्त साइमन वांग ने सिग्नेचर्स किए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के सिविल सेवा अधिकारियों के बीच समझदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, समझौता ज्ञापन में प्रशासनिक सुधार, नेतृत्व, ई गवर्नेंस, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सहयोग शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जाफना विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास ने एकेडमिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जाफना यूनिवर्सिटी एंड आईआईटी मद्रास साइन एमओयू फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन। तो ये दूसरा आईआईटी है जिन्होंने दूसरे कंट्री के साथ एमओयू साइन किए। तो ये ध्यान दीजिएगा कौन से दो आईआईटीज हैं, उनके नाम याद रखिएगा। एकेडमिक सहयोग और अनुसंधान पहल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईआईटी मद्रास और जाफना विश्वविद्यालय के बीच छात्रों और संकाय का आदान प्रदान किया गया। सांस्कृतिक अनुभवों से सीखने और शैक्षिक विविधता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। विशिष्ट क्षेत्रों, विशेष रूप से नवीनीकरण ऊर्जा में संयुक्त अनुसंधान। ठीक है, इसका मतलब जॉइंट रिसर्च इन स्पेसिफिक एरियाज। ठीक है, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में। उसके बाद आईआईटी मद्रास संयुक्त अनुसंधान के लिए मंच प्रदान करेगा। ठीक है, जो जॉइंट रिसर्च है उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा आईआईटी मद्रास। जाफना विश्वविद्यालय आईआईटी मद्रास की तरह इंक्यूबेशन सेल स्थापित करेगा। अनुसंधान में अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ाने के लिए साझेदारी, यानी जो एकेडमिक एक्सीलेंस है और इनोवेशन है इसको एनहांस करने के लिए ये पार्टनरशिप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पर्सनालिटी। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है न्यूज में भी। प्रसिद्ध चित्रकार नंबूदरी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रिनाउंड पेंटर नंबूदरी पासेस अवे एट 87। साहित्यकार नंबूदरी का कोट्टाकल अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने कई मलयालम लेखकों जैसे, इनको ध्यान रखेगा, टॉकीज, एमटी, उरुबू और पोट्टाकड़ के लिए चित्र निर्माण किया। तो ऐसे कुछ बुक्स है, मलयालम बुक्स है, तो उनके लिए ये जो आर्ट है, इलिस्ट्रेशन है, वो इन्होंने बनाया। उन्होंने अपनी लाइन कला और तांबा रहित कार्यों में परंपरा और आधुनिकता को मिलाया। वह केरल ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके अध्यक्ष थे? केरल ललित कला अकादमी के। उन्होंने राजा रवि वर्मा पुरस्कार और केरल राज्य फिल्म पुरस्कार भी जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान दीजिए कौन कौन से पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इंटरनेशनल न्यूज। विकासशील देशों में एफडीआई में $662 बिलियन है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार एफडीआई इन डेवलपिंग कंट्री स्टैंड्स एट $662 बिलियन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ठीक है, यूएनसीटीएडी ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया। तो ये एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो इसको जारी कौन करता है? यूएनसीटीएडी। ठीक है, विकासशील देशों में एफडीआई में $662 बिलियन पर बना हुआ है। चीन, सिंगापुर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात को विकासशील देशों में 80% एफडीआई प्रवाह प्राप्त होता है।
भारत में एफडीआई प्रभाव 10% और चीन में 5% बढ़ा है। ठीक है, लास्ट के कंपैरिजन में 10% इंडिया का, चाइना का 5% बढ़ा। विकासशील देशों ने स्वच्छ ऊर्जा में $544 अरब का एफडीआई आकर्षित किया है। ठीक है, तो जो क्लीन एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहा है और $554 अट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, ताइवान भारत में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा। ताइवान टू ओपन थर्ड ताइपे इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर इन इंडिया। दोस्तों, ताइवान मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा, यानी ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। ठीक है, टीईसी पहले से ही नई दिल्ली और चेन्नई में है। टीईसी का फुल फॉर्म ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। ठीक है, भारत और ताइवान के बीच कोई भी औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। ठीक है, यानी जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं वो इन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं है। भारत का ताइपे में भारत ताइपे संघ कार्यालय है। ठीक है, तो ये ताइपे में है इंडिया का कार्य। भारत और ताइवान व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग करते हैं। ठीक है, दोनों देशों के बीच व्यापार $2 अरब से बढ़कर $8.9 अरब का हुआ है, यानी कि ये जो बिजनेस है इन दोनों कंट्रीज में बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। भारत ताइवान की कंपनियां विशेष रूप से चिप निर्माता TSMC की मेजबानी करना चाहता है। जैसे कि जानते हैं ताइवान में चिप प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा, तो इंडिया उसमें इंटरेस्टेड। नेक्स्ट कुछ स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स देखते हैं। भारतीय तीरंदाजों ने विश्व युवा तीरंदाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इंडियन आर्चर्स सेक्योर्ड गोल्ड एट वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप। ठीक है, कौन कौन है? प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में जूनियर मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, उन्होंने 5 जुलाई को फाइनल में इजराइल को 146-144 से हराया। ठीक है, इसके अलावा मानव जादव और ऐश्वर्या शर्मा ने कैडेट मिश्रित कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, यानी ब्रॉन्ज मेडल। उन्होंने कांस्य पदक मैक्सिको को हराकर जीता है। ठीक है, चैंपियनशिप 3 से 9 जुलाई तक आयरलैंड के लिमरिक में आयोजित किया गया। ठीक है, यह ध्यान रखें कहाँ ये ऑर्गेनाइज होता है, पूछ सकते हैं कभी भी। यह 1991 से 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज प्रतियोगिता है। मानी 2 साल में एक बार होता है यह प्रतियोगिता, 1991 से चली आ रही है। नेक्स्ट कुछ डिफेंस से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। भारत और अमेरिका नौसेनाओं ने बचाव और EOD अभ्यास किया। इंडिया एंड US नेवीज कंडक्ट सैल्वेज एंड EOD एक्सरसाइज। तो भारतीय नौसेना और अमेरिकन नौसेनाओं के 7वां सैल्वेज भारतीय अभ्यास कोची में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी, परिचालन समन्वय को सुधार करना है। ठीक है, दोनों नौसेनाएं 2005 से ही सॉल्वेज और EOD का अभ्यास कर रही है। याद रखिएगा 2005 से ये दोनों कंट्रीज प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। युद्धपोत, डाइविंग और EOD टीमों में अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, डाइविंग टीमों ने समुद्री बचाव पर अनुभवों का आदान प्रदान किया और EOD संचालन में प्रशिक्षित किया। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप लोग का वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों को कोई सुझाव या सवाल हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।